हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आपकी कक्षा पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवि परिचय देखने वाले हैं। देखिए, मेरा तो आज मन था क्या कहते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने का। आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 क्षितिज भाग 2 का देव द्वारा लिखित इसका एमसीक्यू मैं कराने वाली थी। पर कुछ लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोगों ने मैसेज भी किया कि मैम इसका कवि परिचय कहाँ पे है। जैसे कि सूरदास का दिया आपने, तुलसीदास का दिया, वैसे ही इनका भी कवि परिचय दीजिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, आप लोगों का अगर डिमांड है तो फिर मुझे वो करना होगा। मैंने सोचा था कि लास्ट में एक साथ सबका कवि परिचय दे दूँगी, मैंने पिछली क्लास में कहा भी था। पर ठीक है, आपको अगर कवि परिचय पहले चाहिए, क्लास के साथ चाहिए, तो मैं आगे से वैसा ही करूँगी। तो ये छूट गया है तो इसको कर लीजिए एक बार, उसके बाद एमसीक्यू जो है वो करते हैं, ठीक है। तो फिर कवि परिचय देव का देख रहे हैं हम लोग आज की इस क्लास में। तो कवि परिचय में क्या बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि उनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या है उनका, अगर नाम है कोई दूसरा या फिर पूरा नाम इस तरह का, उनके माता पिता का कभी कभी अगर पता है तो ठीक है, ठीक है। उसकी भाषा का गुरु क्या हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, और वो किस लिए ज़्यादा फेमस हैं, वो किस काल के कवि हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें जाननी होती हैं। तो देव जो हैं इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देव जिनका अगर पूरा नाम बात करें तो देवदत्त द्विवेदी है। क्लियर। इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 1673 ईस्वी में, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ, 1673 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है, तो फिर इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है, ठीक है। इनका पूरा नाम मैंने भी कहा आपसे, देवदत्त द्विवेदी इनका पूरा नाम है। इनके गुरु का क्या नाम है, तो श्री हित हरिवंश इनके गुरु का नाम है। इनकी भाषा क्या थी, तो इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। कौन सी भाषा थी, तो ब्रज भाषा थी। गुरु का नाम आपको जरूर याद रखना है, श्री हित हरिवंश। और ये जो एमसीक्यू हैं ये सारे आपके नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा एमसीक्यू का, उसमें से मैं पूछूंगी, तो ये आपको याद करके आना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैम पढ़ा रही हैं फ्री में तो पढ़ ले रहे हैं, ऐसा नहीं। एक एक चैप्टर आपको पूरा याद करना है। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ चीज़ों को समझना है अच्छे से। नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोल सकते हैं मुझे मैसेज में, ठीक है, कि मैम ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, पर प्लीज़ कॉल थोड़ा कम कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा कॉल आ रहा है आप लोगों का, तो फिर वहाँ पर आप कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को चीज़ें समझा दूँगी। रही बात आपका इसका पीडीएफ का, तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो फ़ी है वो पे करके आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, 4-5 पॉइंट जो मैंने अभी बताया आपको। इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में होगा, ज़रूर से ज़रूर आपको उसको देखना है। पहले याद कर लीजिए, आज आपका होमवर्क है कि इसको आप याद करके फिर अगली क्लास में एमसीक्यू का टेस्ट देंगे और मुझे बताएंगे कि टोटल जो 60-65 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से आपका कितना सही होता है, ठीक है। इसमें से आपका आज का जो क्लास है प्लस आपका ये जो क्लास हुआ था इससे पहले वाला हिंदी का, दोनों का मिला के आपका होगा एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए, रचनाओं के प्रमुख अंग इनके क्या हैं, तो अलंकारिता देखने को मिलेगा और श्रृंगारिकता, ठीक है। मतलब इनका श्रृंगार जो होता है वो ज़्यादातर इनकी रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा। अलंकारिता क्या होता है, तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे, तो टेंशन मत लीजिए, अभी देख लीजिए बस। किस काल के ये प्रमुख कवि हैं, तो रीति काल के ये प्रमुख कवि हैं, ठीक है। काल इंपॉर्टेंट होता है याद करना, रीति काल के। क्लियर। आश्रयदाता कौन थे, तो फिर देखिए ये दरबार में रहे हैं, ठीक है। ये दरबार में रहे हैं एज अ कवि बोल लीजिए या फिर आचार्य के रूप में, ये सबके दरबार में रहे। तो कौन कौन वो राजा थे जिनके दरबार में ये रहे थे, तो भोगीलाल, आजम शाह के बारे में मैं अभी आगे बताऊंगी आपको, कुशल सिंह और राजा सीताराम, इन सब के दरबार में ये रह चुके हैं। और भी शायद और भी बहुत सारे दरबारियों मतलब राजाओं के दरबार में ये रह चुके हैं, पर ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। भोगीलाल, आजम शाह, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखना। क्लियर। क्यों है वो आगे आपको पता चलेगा। बात करते हैं इनके प्रमुख ग्रंथ के बारे में, तो इनका प्रमुख ग्रंथ है रसविलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास, ठीक है। इनके ये प्रमुख ग्रंथ हैं। बात करें कि इनका प्रिय अलंकार कौन सा है, अलंकार के बारे में भी हमें आगे पढ़ना है ग्रामर के पोर्शन में, ठीक है। तो अनुप्रास और अमक जो आपका अलंकार है वो इनका प्रिय अलंकार आपको देखने को मिलेगा। किस राजा ने
देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान में दे दी थी। तो एक राजा थे जिन्होंने देव की जो कविताएं हैं, देवदत्त जी की जो कविताएं हैं, उनसे वो प्रसन्न होकर के, खुश होकर के इनको लाखों की संपत्ति दान दे दिए थे। तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन थे। तो फिर ये भोगीलाल कौन थे? भोगीलाल थे, जो इनकी कविताओं से प्रसन्न होकर इनको लाखों रुपए का दान दिया था। क्लियर। बात करते हैं कि इनकी काव्य शैली क्या है। तो मुक्तक शैली होती है एक, वो इनकी काव्य शैली है। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या की बात करें तो 52 से 72 तक इनके आपको जो काव्य ग्रंथ हैं उनकी संख्या देखने को मिलती हैं। इतना ज़्यादा होने का एक कारण ये भी था कि इनके बहुत सारे ग्रंथ थे, तो ये थोड़ा बहुत फेरबदल करके एक नया ग्रंथ रच देते थे। ठीक है, तो फिर ये भी कारण था कि इनके इतने ज़्यादा ग्रंथ हैं। बात करते हैं अब हम लोग काव्य में किस गुण की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। तो फिर माधुर्य गुण की, किस गुण की? माधुर्य गुण की आपको प्रधानता इनके काव्यों में देखने को मिलेगी। किस आचार्य और कवि दोनों के कर्मों, मतलब किसने आचार्य का भी कर्म निभाया और कवि का भी, मतलब जो आचार्य का भी रोल प्ले किए हैं दरबार में और कवि का भी, तो वो है देवदत्त द्विवेदी। आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि किसने आचार्य और कवि दोनों के कर्मों को निभाया है, तो आप आंसर करेंगे क्या? देवदत्त द्विवेदी। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1767 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म आपको देख लेना है कब हुआ है, और इनकी मृत्यु, जन्म 1673 में होता है, मृत्यु की बात करें 1767 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर। तो ये बेसिक चीज़ है, जन्म और मृत्यु आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। देखिए सबसे बेसिक तो आपका वही था ना कि कौन कौन पुस्तक, मतलब कौन कौन आपके चैप्टर्स हैं, कहानी या कविता हैं, और उनके लेखक कौन है। उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो वो वाला वीडियो इससे जस्ट पहले वाला है, तो वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्या है ना कि हिंदी जो है उसको आप अगर थोड़ा सब्जेक्टिव वे में पढ़ते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग में याद रहती हैं ज़्यादा समय तक, अगर उसको समझ के पढ़ते हैं। पॉइंट वाइज आप कितना भी देख लें, पर एक समझना अलग ही होता है। तो इसलिए थोड़ा मैंने इस फॉर्मेट में भी लिखा है कि देवदत्त जिनका कवित्व में प्रयुक्त उपनाम देव है, मतलब देवदत्त जिनका कवित्व में उनको किस नाम से पुकारा गया है, तो देव के नाम से। ठीक है, हर जगह उनका नाम आपको देव देखने को मिलेगा। सेवई है उनका, उनका कवित्व है। क्लियर, उन्होंने ही उनकी रचना की है। सन 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा में ये पैदा हुए थे। देव जो है इनके अनेक आश्रयदाता थे, जैसे कि मैंने आपको कहा इनके आश्रयदाता बहुत सारे थे जिनके दरबार में ये रहते थे। ठीक है, जिसमें से एक आपका औरंगजेब के पुत्र आजम शाह। अब आपसे प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि आजम शाह किसके पुत्र थे, या फिर औरंगजेब के पुत्र का नाम क्या था जिनके दरबार में देवदत्त थे। ठीक है, तो फिर ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, तो ये ध्यान में रखना है। देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान जो है वो उनकी कविता के प्रशंसक और उनके आश्रयदाता कौन, भोगीलाल के यहाँ प्राप्त हुआ। अगर आपसे पूछे कि देव जो है उनको सबसे ज़्यादा सम्मान कहाँ पे मिला, आदर सत्कार संतोष उनको कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ था, तो फिर आप आंसर करेंगे कि राजा भोगीलाल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने इनसे प्रसन्न होकर के, इनसे देव से इनकी जो रचनाएं हैं उनसे प्रसन्न होकर के लाखों रुपए की संपत्ति जो है वो दान स्वरूप दे दी थी इनको, देव को। ठीक है, देव के काव्य ग्रंथ की संख्या कितनी है, तो 52 से 72 तक मानी जाती है इनके काव्यों की संख्या। क्लियर। ग्रंथों की संख्या की अधिकता का कारण क्या है, अगर एग्जाम में आए कि देव के ग्रंथों की संख्या इतनी अधिक है, इसका क्या कारण है, तो आप आंसर करेंगे कि देव जो है वो बहुत थोड़े से फेरबदल से ही क्या करते हैं, पुराने ग्रंथों से एक नया ग्रंथ की रचना कर दिया करते थे। ठीक है, पुराना ग्रंथ जो होता था उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल किए और फिर न्यू ग्रंथ की रचना हो जाती है। जैसे कि देखिए अभी, जैसे कि मान सकते हैं, मैं एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होता है।
पर जैसे कि बुक्स आती हैं मार्केट में, तो उनमें जब डेटा पुराना हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, जो डेटा अभी न्यू चेंज हुआ है उनको सिर्फ थोड़ा सा ऐड करके वो फिर से पब्लिश कर देते हैं, है ना। इसीलिए हर साल पब्लिकेशन आप देखेंगे, जैसे कि लूसेंट बुक ही है तो उसका हर साल आता है। क्यों? क्योंकि उसमें से जो डेटा चेंज हुए हैं वो उसमें अपडेट कर दिया जाता है। क्लियर? कुछ अगर एडिशनल चीज़ें हैं ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर दी जाती हैं, इसीलिए उनकी इतने सारे आपके वर्जन देखने को मिलेंगे आपको एडिशन। जैसे कि मोबाइल भी है तो उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस होता है तो आपको देखने को मिलेगा, फिर आगे आप अलग अलग करके, है ना। तो इसीलिए क्योंकि वो थोड़ा बहुत चेंजेस करके डाल देते थे, ऐसा नहीं कि उनको शुरू से फिर एक ग्रंथ की रचना करनी है एकदम बेसिक से, इसीलिए बहुत सारे ग्रंथ उनके हैं। क्लियर? रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन देव के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अगर आपको देव के महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन जो हैं वो देव के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। क्लियर? अगला है, देव जो हैं वो आपके रीतिकालीन श्रृंगारी कवि हैं, ये ध्यान में रखना है। अगर आपसे मेरे अगले क्लास में मैं आपसे पूछने वाली हूँ इसका पूरा एमसीक्यू, एक एक लाइन आपको यहाँ पे याद करके आना है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइए, ठीक है। कोई चीज़ में अगर कन्फ्यूज़न है तो, कन्फ्यूज़न तो होना नहीं चाहिए, इतने अच्छे से मैं बता रही हूँ एक एक चीज़ आपको एकदम बेसिक से। तो देव जो है वो रीतिकालीन श्रृंगारी कवि हैं। क्लियर? इस कारण उनकी कविता में दरबारी संस्कृति, दरबार की जो संस्कृति होती है इसका भरपूर चित्रण मिलता है। क्लियर? परंतु दरबारी कविता के आग्रहों से, जब दरबार की जो कविताएं होती हैं उनके आग्रह से वो जब मुक्त होते थे, मतलब जब उनके पास वो आग्रह नहीं रहता था, जब उनके पास डिमांड नहीं रहता था, तो वहाँ पे उनकी कविता में प्रेम और सौंदर्य का सहज समावेश हुआ है। तब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो, मतलब जो उनके दिल से निकलता है। देखिए अभी जब डिमांड है तो उनको डिमांड को कंप्लीट करना पड़ रहा है, पर जब उनके पास डिमांड नहीं रहता है तो उनके मन से जो चीज़ें निकल रही हैं ना, चाहे वो आसमान को देख के, पूर्णमासी की जो चांद होती हैं उसको देख के वो लिख रहे हैं, वसंत को देख के लिख रहे हैं, कृष्ण के बारे में, कृष्ण का जो बाल रूप है ना, उसके बारे में लिख रहे हैं, तो दिल से जब उनकी निकलती हैं मतलब उनकी कविता में प्रेम और सौंदर्य का सही समावेश हुआ है, वही तो फिर वो दिखने को मिलता है कि कितना अच्छे से सहज रूप में, कितने सौंदर्य पूर्वक उन्होंने चीज़ों को समझाया है। क्लियर? उनका उल्लेख किया है, कैसे वो कंपैरिजन करते हैं, चाहे वसंत का वो किए थे ना कंपैरिजन एक बालक से, है ना, तो वो चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको। और अलंकारों की प्रधानता और श्रृंगारिक वर्णन उनके काव्य में प्रधान वस्तु है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अलंकारों की प्रधानता और श्रृंगारिक वर्णन जो है ना वो उनके ये काव्य में प्रधान वस्तु है। मतलब अलंकार मतलब कंपैरिजन वहाँ पे हो जाएगा आपका, कि वो कंपेयर करते हैं, कैसे वसंत को करते हैं बालक से, फिर अलग अलग चीज़ें जो होती हैं वो वाला चैप्टर में जो मैंने समझाया है पूरा डिटेल में आपको, तो वो कैसे कंपेयर कर रहे हैं, मानवीकरण कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का, तो वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? मानवीकरण अलंकार का वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके बाद श्रृंगारिक वर्णन आपको देखने को मिलेगा, श्रृंगार से रिलेटेड कैसे वो दिखलाते हैं कि स्त्री श्रृंगार या और भी चीज़ों का, कृष्ण के श्रृंगार के बारे में वो बताते हैं, है ना। शब्दों की आवृत्ति के माध्यम से उन्होंने नए सौंदर्य और उनके सुंदर ध्वनि चित्रों की सृजना की है। और शब्द जो होते हैं उनकी आवृत्ति के माध्यम से उन्होंने क्या किया है, नया सौंदर्य और उनके सुंदर ध्वनि चित्रों की सृजना की है। क्लियर? तो ये आपका पूरा देव के बारे में था। ये वाला जो था ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको चीज़ें समझने में थोड़ी सी आसानी हो। सब्जेक्टिव वे में अगर थोड़ा समझते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समय तक ध्यान में रहती हैं। पॉइंट वाइज अगर देखते हैं तो ज़्यादा समय तक ध्यान में नहीं रहता है, उसको रटना पड़ जाता है। पर अगर उसको सब्जेक्टिव वे में ऐसे लिख के पूरा अगर समझाया जाए तो वो ज़्यादा समय तक रहता है, ये मेरा मानना है। बाकी दोनों वे में आपको बता दिए हैं, एमसीक्यू भी आपको नेक्स्ट क्लास में इसका करा देंगे, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। रही बात कि मैम हिंदी का ये जो आप पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स कैसे ले सकते हैं, तो इसका 5 सितंबर तक आपका एक
आज 5 सितंबर है और आज तक ही आपका ये ऑफ़र है जिसमें से 100 रुपीज़ में आप हिंदी का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स जो है वो परचेज़ कर सकते हैं उत्पाद सिपाही एग्ज़ाम के लिए, चाहे झारखंड पुलिस हो, क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो, सबके लिए। क्लियर? तो ये 5 सितंबर तक ही है। 5 सितंबर के बाद से इसका प्राइस जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा। तो अभी आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट मतलब कॉल नहीं करना है आपको, व्हाट्सएप करना है, मैम हिंदी नोट्स, मैं आपको स्कैनर भेज दूँगी, आप 100 पे करेंगे 5 सितंबर तक, तो फिर आपको मिल जाएगा, मतलब ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, फिर आप ग्रुप में ऐड होंगे, वहाँ पे प्राइवेट में आपको मिल जाएगा सारा नोट्स, ठीक है? जितने क्लासेस हुए हैं अभी तक, और जैसे-जैसे क्लासेस आगे चलते जाएंगे वैसे-वैसे आपको नोट्स मिलते जाएगा। क्लियर? चलिए, ये तो क्लियर हो गया आपका हिंदी का नोट्स को लेकर के। क्लासेस इसके पूरे यूट्यूब पे फ्री मिलने वाले हैं, सिर्फ नोट्स जो है वो आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है? चलिए, इसके बाद बात करते हैं झारखंड जीके, क्योंकि बहुत सारा आप लोगों का डिमांड आ रहा है, कॉल करके आप कह रहे हैं मैम झारखंड जीके का कोर्स दीजिए, कोर्स दीजिए। मैं कह रही हूँ मैं फ्री में जितना हो पाएगा उतना आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, पर आप लोगों को कोर्स चाहिए, तो ठीक है लीजिए। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोट्स प्लस वीडियो जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अभी आपका प्राइस कितना है? 299 इसका प्राइस है, ठीक है? और आप व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे इस नंबर पे, मैम झारखंड जीके नोट्स, या फिर मैम हिंदी नोट्स, जो आपको लेना है, या फिर बोथ लेना है तो बोलिएगा मैम झारखंड जीके प्लस हिंदी नोट्स, ठीक है? तो वो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस हिसाब से आपको स्कैनर भेज दूँगी और फिर आप पे कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको आज का वीडियो हमारा पूरा समझ में आ गया होगा, और इसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक के सारे वीडियो और नोट्स मिल जाएंगे, और ये अभी टेलीग्राम पे आपको क्लासेस मिलेंगे, पर कुछ दिन बाद, आई थिंक 10 दिन बाद, आपको ये सारे क्लासेस जो हैं वो एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन पे भी जाके आप इसको फिर देख सकते हैं। क्लियर? चलिए, यहाँ तक आपका टोटल क्लियर हो गया होगा आई थिंक। कवि परिचय भी आपका पूरा क्लियर हो गया। अब कवि परिचय पे एमसीक्यू जो है वो मैं अभी भी करा सकती थी, पर मैंने सोचा क्यों ना एमसीक्यू का एक अलग वीडियो, प्रॉपर वीडियो आपके लिए लाया जाए, तो वो आपका कल ठीक 8 बजे सुबह में आपको मिल जाएगा। तो कल सुबह ठीक 8 बजे आप लाइव आके एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कीजिएगा। क्लियर? आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।